हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न कालजयी कवियों पर, कालजयी से अभिप्राय वे कवि जो अपने समय में भी प्रासंगिक थे और वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे, तो इन कवियों और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना संपन्न कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो उत्तर छायावादी काल के कवि कहलाते हैं। छायावाद जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह के रूप में आया था, जहाँ शिल्पगत और विषयगत दोनों ही स्थितियों में अनुभूति के स्तर पर भी और अभिव्यक्ति के स्तर पर भी कवि एक नई दिशा लेकर के आते हैं, एक नई सोच लेकर के आते हैं। शैल्पिक स्तर पर भी हम देखते हैं और वैचारिक स्तर पर भी देखते हैं। और वह कविता लाक्षणिकता से भरपूर हो गई, अतीन्द्रियता से युक्त हो गई, और उसका विरोध करते हुए आचार्य रामधारी सिंह दिनकर कविता को राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से जोड़ते हैं, कविता को जन सामान्य से जोड़ते हैं, जन जन से जोड़ते हैं, और एक सशक्त राष्ट्रीय चेतना संपन्न कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। कवि होने के साथ साथ वे एक प्रसिद्ध आलोचक भी रहे और गद्यकार भी रहे। अनेक गद्यात्मक रचनाओं की उन्होंने रचना की। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है। अनेक पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य चूड़ामणि, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कवि के रूप में दिनकर को अधिक प्रसिद्धि मिली। दिनकर को आज का सूरज भी कहा जाता है, आग के कवि भी कहलाते हैं, विद्रोह चेतना के कवि भी कहलाते हैं, क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। वास्तव में दिनकर के हृदय में जो एक राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय प्रेम का स्वर था, वह हुंकार के रूप में प्रस्तुत होता है। उनकी हम काव्य संग्रह हुंकार देखते हैं, कुरुक्षेत्र देखते हैं, समरशेष है, दिल्ली देखते हैं। इसी तरह से जिस रचना को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, परशुराम की प्रतीक्षा, सभी रचनाओं में उनकी राष्ट्रीय चेतना का स्वर विशेष रूप से प्रस्तुत हुआ है। दिनकर का साहित्य लेखन एक लंबा रचना काल रहा है। 1928 से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। सरदार पटेल के द्वारा जो बारदोली आंदोलन किया गया था, उस सत्याग्रह का, उस समय की उन्होंने कविता लेखन प्रारंभ किया, और वो स्वतंत्रता के पश्चात 1973 तक निरंतर रचनात्मक लेखन करते रहे। उनकी सृजन धर्मिता विभिन्न रूपों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती रही। नए नए प्रयोग भी वे करते रहे। परंपरा से भी जुड़े हैं और आधुनिकता से भी जुड़े हैं। तो आधुनिकता और परंपरा दोनों का अद्भुत समन्वय करते हुए वे रचनाएं करते हैं। तो उनकी प्रसिद्ध रचना एक रही परशुराम की प्रतीक्षा। इससे पूर्व उनकी प्रबंधात्मक रचना कुरुक्षेत्र पर हम अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। उसी कड़ी में आगे आती है रचना परशुराम की प्रतीक्षा। 7 जनवरी 1963 में प्रकाशित हुई है। ये मूलतः एक कविता संग्रह है, और इसमें 1960 से लेकर 1963 तक की रचित कविताओं का संग्रह है। मूलतः इसमें 1908 से 1963 तक की 15 कविताएं हैं, और 3 कविताएं ऐसी हैं जो 1960 से पूर्व 1945 में भी रची गई। तो इस दृष्टि से देखें तो वो 3 कविताएं, जवानी, हिम्मत की रोशनी, जवानियों के पत्र आदि, ये तीनों कविताएं इनके पूर्व कविता संग्रह
सामधेनी में प्रकाशित हो चुके थे, परंतु वे तीनों कविताएं ही 1963 में जब ये परशुराम की प्रतीक्षा प्रकाशित होने लगी तो कवि को एक ऐसा प्रतीत हुआ कि उन 3 कविताओं को इसमें संकलित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उस समय में भी समसामयिक कविताएं थी। तो परशुराम की प्रतीक्षा ये एक लंबी कविता है और इस कविता संग्रह की पहली कविता है। कुल 18 कविताएं हैं, जिसमें पहली कविता परशुराम की प्रतीक्षा है। उसके अलावा जवानी, हिम्मत की रोशनी, दिल्ली, जनता पुकार रही है और समर शेष है, एनार्की आदि अनेक कविताओं का संग्रह है। परंतु पहली और लोक प्रसिद्ध कविता परशुराम की प्रतीक्षा रही। इसकी साहित्यिक विधा को लेकर भी विद्वानों में, आलोचकों में अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इसे एक खंड काव्य के रूप में देखते हैं, कुछ इसे प्रबंधात्मक रचना मानते हैं, कुछ लंबी कविता के रूप में देखते हैं। वास्तव में छायावाद में ही लंबी कविता का लेखन प्रारंभ हो गया था। हम निराला की देखते हैं, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता आदि रचनाएं। इसी तरह से प्रसाद भी प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्रमर्पण आदि लंबी कविताओं की रचना करते हैं। पंत की भी लंबी कविताएं हैं। तो वह लंबी कविताओं का जो एक लेखन, एक सृजन की परंपरा छायावाद में प्रारंभ होती है, उस परंपरा को दिनकर आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार परशुराम की प्रतीक्षा की रचना करते हैं। हम अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें, साहित्य विधा के रूप में देखें, तो इसे हम प्रबंधात्मक लंबी कविता के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि कविता में एक तथ्यात्मकता भी है, एक पूरा कथा सूत्र भी बना हुआ है और लंबी कविता है, तो इसीलिए हम इसे प्रबंधात्मक लंबी कविता के रूप में जान सकते हैं। और परशुराम की प्रतीक्षा जो कविता है, ये 5 खंडों में विभक्त है। मुक्तक शैली में रचित एक लंबी कविता है। भारत चीन युद्ध में पराजित भारत के क्षुब्ध मन की व्यथा कथा है। समसामयिक प्रसंगों को पौराणिक कथा एवं पात्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का कवि ने सफल प्रयास किया है। इसमें क्रांति की हुंकार दिखाई देती है। 1962 में नेफा पर चीन का आक्रमण हुआ। भारतीय सेना ने उसमें युद्ध किया, परंतु पराजित हो गए। एक और लद्दाख में आक्रमण हुआ और दूसरी ओर नेफा में आक्रमण हुआ। लद्दाख में तो फिर विजयी हो गए, अपने आप को सुरक्षित कर पाए, परंतु नेफा में उनकी पराजय हुई। और उससे सेना के मन में भी एक व्यथा का भाव आया, सेना के मन में भी निराशा का भाव जागृत हुआ और सामान्य जन में भी एक क्षोभ का भाव, एक व्यथा का भाव जागृत हुआ। क्योंकि उससे पूर्व 1947 में अनेक कुर्बानियां देने के बाद, अनेक बलिदान देने के पश्चात कहाँ स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो शांति का संदेश विश्व में पहुंचा रहे थे, पंचशील की बात कर रहे थे, और साथ ही गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन किया जा रहा था। और वहाँ ये कहा जा रहा था कि अब सेना की आवश्यकता, रक्षा पर इतना अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूस से, अमेरिका से हमें सहायता प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी तरफ चीन, जो हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते हैं, और दूसरी तरफ स्वार्थ के वशीभूत होकर के, सत्ता लोलुप होकर के वे आक्रमण कर देते हैं। और उनके छल छद्म का उत्तर भारतीय सेना देती है, परंतु उनके पास पर्याप्त शस्त्र ना होने के कारण और प्रशासक वर्ग की लापरवाही के कारण उनकी पराजय होती है और वे क्षुब्ध हो जाते हैं। उस समय का एक वर्णन आता है कि जो सैनिक घायल हो गए थे
उन्हें दानापुर के अस्पताल में दाखिल किए थे और वहाँ जनता से लोग जाते हैं उनके लिए फल मिठाइयाँ आदि लेकर के, फूल लेकर के। तो वे वैसे ही पराजय से निराश हताश थे। तो उन्होंने कहा हमें फल मिठाइयाँ नहीं चाहिए, हमें शस्त्र दो, हमें पर्याप्त शस्त्र दो ताकि हम शत्रु सेना को पराजित कर सकें, हम अपनी पराजय का प्रतिशोध ले सकें। तो इस तरह से सेना के मन में अपने देश के प्रति प्रेम का भाव था, देश की सुरक्षा का भाव था और देश को पराजित होते हुए वह नहीं देख पा रहे थे। तो सेना में साहस की कमी नहीं थी, कमी थी तो प्रशासक वर्ग के अंतर्गत। तो इसलिए उस पराजय को देखते हुए दिनकर, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, और वह इस घटना को देखते हैं और उनका मन विचलित हो जाता है और वह परशुराम की प्रतीक्षा से नाम से एक कविता की रचना करते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों इस कविता की मूल संवेदना को लेकर के। पूरी कविता प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। पूरी कविता में एक नाटकीयता का गुण विद्यमान है और कवि अनेक प्रश्न उठाते हैं। पहला ही प्रश्न उनका उठता है, पराजय के कारण क्या है, किस लिए पराजय हुई। और प्रथम खंड में पहले ही पंक्ति यही आती है, कवि जो है सैनिक से एक प्रश्न करते हैं। वहाँ प्रश्न उठता है, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। वीर कह करके संबोधित कर रहे हैं सैनिक को कि तुम अपने कंधे पर, अपनी गर्दन पर किसका पाप ढो रहे हो। तुम्हारा तो पाप नहीं है, तुमने तो कोई अनुचित नहीं किया है, तुमने तो कायरता नहीं दिखाई है। तो वे कौन है जिसने जो पराजय का उत्तरदायित्व है, तो किसका पाप तुम ढो रहे हो। शोणित होता है रक्त, खून, तो उस रक्त से तुम किसके कलंक को धोने में लगे हुए हो। कौन ऐसा है जिसने अपने देश को, अपनी मातृभूमि को कलंकित करने का कार्य किया है, एक दुष्कर कार्य किया है, एक दूषित कार्य किया है, तो तुम किसके कलंक को धो रहे हो। तो प्रारंभ ही कविता का इन पंक्तियों से होता है कि वास्तविक दोषी कौन है। सेना दोषी है। सैनिकों में तो जोश की कमी नहीं थी। सैनिकों ने तो पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ देश के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए युद्ध किया, वीर गति को भी प्राप्त हुए। तो वास्तविक दोषी कौन है। तो ये दिनकर की मूल चेतना है, मूल प्रश्न है। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। तो यहाँ कवि किसको दोषी बता रहे हैं, जो केवल आदर्शों की बात करते हैं, जो वास्तविकता से, यथार्थ से दूर है और केवल मानवीय मूल्यों की, उच्चतम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं और जो व्यवहारिक स्तर पर नहीं सोचते हैं, जो तलवार गलाकर तकली गढ़ते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। प्रजा के भीतर जो अनल क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है, जो प्रबुद्ध उनके भीतर क्रोध की अग्नि है, उसको अपने हिंसा के भाव से, त्याग के भाव से, उन मूल्यों की वास्ता दे करके उनको नीचे कर देते हैं, शीतल कर देते हैं। और जो शेर हैं, साहसी हैं, उत्साह से युक्त प्रजा है, उत्साह से युक्त जो सेना है, उसको क्या सिखा रहे हैं, अजा का धर्म, बकरी का धर्म, अहिंसा का धर्म, कि जहाँ हिंसा आवश्यक है, जहाँ युद्ध अनिवार्य है, वहाँ युद्ध ना करके उन वीर सैनिकों को कौन सा धर्म सिखा रहे हैं, अहिंसा का धर्म सिखा रहे हैं। तो जो शत्रु पक्ष है, जब वह आक्रमण करता है तो वह अहिंसा, त्याग, वैराग्य आदि मूल्यों को महत्व नहीं देता है। तो ऐसे शत्रुओं का सामना तो करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। तो ऐसे शत्रुओं के सामने साहस दिखाने की आवश्यकता है,
क्रांति की भावना जगाने की आवश्यकता है। शेरों को, उत्साही सैनिकों को अजा का धर्म, अहिंसा का धर्म सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक दोषी कौन है? पराजय का उत्तरदायी कौन है? बार बार वे ये प्रश्न उठाते हैं। एक और हम देखते हैं, सेना युद्ध भूमि में जाकर के सैनिक लड़ती है। केवल सैनिक ही नहीं लड़ते, उन सैनिकों को जोश दिलाने के लिए पूरी प्रजा, पूरा देश उनके पीछे होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो जिस स्थान पर है, जिस भी पद पर है, चाहे वो प्रशासनिक पद पर है, या वे कवि है, या वे शिक्षक है, प्रबुद्ध वर्ग है, तो उसे अपने स्थान पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। तभी देश में स्वतंत्रता, देश की प्रगति संभव हो सकती है। पर जब राजतंत्र, जब सत्ता पक्ष, जब डेमोक्रेटिक वर्ग जो है वह सत्य जानते हुए भी मूक बना रहता है, जब वे कुटिल छल प्रपंच करता रहता है और जो चाटुकारों को पसंद करता है, ऐसे जो प्रिय राजतंत्री है वह वास्तव में पराजय का उत्तरदायी है। तो राजतंत्र को, सत्ताधारी पक्ष को दिनकर स्पष्ट शब्दों में, निर्भीक शब्दों में पराजय का उत्तरदायी मानते हैं, सैनिक को नहीं। वे कहते हैं घातक है जो देवता सदृश दिखता है लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। यहाँ दिनकर के भीतर जो क्रांति की भावना है वो उभर करके आती है। ओज का स्वर दिखाई देता है कि कौन सत्ताधारी पक्ष जो ऊपर से तो देवता जैसा दिखाई देता है, असली वही घातक है, वही देश की पराजय का मूल कारण है, वही उत्तरदायी है। वे क्या कर रहा है? कमरे में बैठे हुए गलत हुक्म लिख देता है, व्यवहारिक स्थिति पर नहीं पहुंचता, यथार्थ को नहीं देखता और क्या करता है? कुल, गोत्र, जाति, धर्म आदि के विषय में सोचता रहता है। तो जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, जिन्हें भाई भतीजावाद प्यारा है, वंशवाद प्रिय है, और वह गुणों को महत्व ना दे करके गोत्र को महत्व देते हैं, वही वास्तव में इस पराजय के उत्तरदायी है। समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है, कि अपने ही देश में अपनी पराजय का मूल कारण ये राजतंत्री है। स्वयं राज्यसभा के सदस्य थे। हालांकि दिनकर पूरी कविता में कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध भी रहा है। उनकी जो रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। और दिनकर की डायरी जो हम रचना देखते हैं उनकी, उसमें भी दिनकर का जवाहरलाल नेहरू के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। परंतु जब देश की बात आती है, जब देश पर आघात होता है, तो दिनकर के भीतर जो छुपा हुआ कवि है, उनके भीतर जो छुपी हुई क्रांति की चेतना है, वह उन्हें चुप नहीं रहने देती है और वह इस कविता के माध्यम से अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी चिंता उन्हें यही सताती है कि भारत अपने ही घर में हार गया है। द्वितीय खंड इसी चिंतन को लेकर के लिखते हैं। वे बार बार यही प्रश्न उठाते हैं कि पराजय का दायित्व किस पर है? केवल राजतंत्र दोषी है? केवल सेना दोषी है? ऐसा नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं केवल नेता दोषी नहीं है, कवि कलाकार भी उतना ही दोषी है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा अपने स्तर पर, वह दोषी है, वह उसका उत्तरदायी है। स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नेता निमग्न
दिन रात शांति चिंतन में। कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझा जाती है। कि वे नेता जो देश का नेतृत्व करने वाले हैं, वे क्या कर रहे हैं? दिन रात शांति की चिंतन कर रहे हैं कि कैसे शांति का साम्राज्य हो जाए अहिंसा के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पूरी तरह से जो पंचशील की बात नेहरू जी कर रहे थे उसका विरोध कर रहे हैं कि वो दिन रात शांति शांति की बात कर रहे हैं, परंतु शत्रु पक्ष जो है वह शांति प्रिय नहीं है, तो उसको उसकी भाषा में ही उत्तर दिया जाना चाहिए। और जो कवि कलाकार हैं उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है देश को प्रबोधित करना, जन सामान्य में राष्ट्रीय चेतना को जगाना, परंतु वह अपने कर्तव्य का पालन ना करके उड़ रहे गगन में, कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में व्यस्त हैं, तो वे भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो वे भी उतने ही दोषी हैं। यज्ञ अग्नि जो धार्मिक नेता है, धर्म नेता है, जो धार्मिक स्तर पर देश को प्रबोधित करने वाले हैं, उनकी यज्ञाग्नि में भी हिंद में समिध नहीं पाती है। समिध, समिधा, कौन सी समिधा? साहस की समिधा, उत्साह की समिधा वो प्राप्त नहीं हो रही है। और नित्य प्रति क्या हो रहा है? जो जनता के मन में एक पौरुष की ज्वाला भड़क रही है, जो उनके भीतर एक उत्साह का भाव जागृत हो रहा है, एक क्रांति की चेतना जागृत हो रही है, उसको बुझा दिया जाता है, उसका शमन कर दिया जाता है। तो यही कारण है हमारी पराजय का। केवल सेना को दोष देना, सेना के पराजित होने के कारण सैनिकों पर दोष मढ़ देना उचित नहीं है। नेता भी उतने ही दोषी हैं, कवि कलाकार, धर्म पुरुष, ये सभी उसके लिए उतने ही दोषी हैं। मूलतः पराजय का कारण द्वितीय खंड में वे स्वीकार करते हैं कायरता को, कि हम वीर भाव को, साहस के भाव को छोड़ करके जब कायरता को धारण कर लेते हैं तो हमारी पराजय निश्चित है। अन्याय को सहन करना भी बहुत बड़ा पराजय का कारण है। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलि वेदी पर बालियां नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं करती हैं। तलवार जहां म्यानों में बंद पड़ी हुई सो रही है, अर्थात युद्ध नहीं कर रहे और शांति शांति की बात करते हैं। इन पंक्तियों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि दिनकर को युद्ध प्रिय था, हिंसा प्रिय थी। वे भी मानवीय मूल्यों को स्थापित करना अनिवार्य मानते हैं। उर्वशी को हम देखते हैं, कुरुक्षेत्र में अंत में देखते हैं हम, यहाँ तक कि परशुराम की प्रतीक्षा में भी जो पंचम खंड है वहाँ पर भी वे अहिंसा की बात करते हैं, परंतु वे कहते हैं कि केवल आदर्शों के सहारे, केवल काल्पनिक दुनिया में चल कर के यथार्थ से मुंह मोड़ लेना ही पराजय का मूल कारण है। जहाँ तलवारों की आवश्यकता है वहाँ तलवार चलानी ही चाहिए, परंतु जहाँ म्यानों में तलवारें बंद रह जाती हैं तो वहाँ तहखानों में उनकी किस्मत भी सड़ती रहती है। और ऐसे में जो स्त्रियों का सौभाग्य है, उनका सुहाग है, उनका सिंदूर है, वो बलि वेदी पर चढ़ जाता है। कितनी ही स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं करती हैं, परंतु जो उनका स्वार्थ है सत्ता पक्ष का, उनके भीतर जो धन लिप्सा है वो समाप्त नहीं होती है। और फिर आगे चल कर के दिनकर कहते हैं, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। कि शत्रु तो बाद में हमें पराजित करेगा, सबसे पहले तो जो हमारे भीतर, देश के भीतर जो अन्याय व्यवस्था है वे ही हमें मार डालेगी।
उस अन्याय व्यवस्था के कारण ही हम पराजित होंगे और अपने घर में अपने ही लोगों से, अपनी ही अन्यायता, अपने ही कायरता के कारण हम पराजित हो जाएंगे। तो द्वितीय खंड में पूर्ण रूप से वे इस चिंता को लेकर के चलते हैं। और द्वितीय खंड के अंत में ही दिनकर सैनिक के मुंह से ये भी कहलवाते हैं कि हमारे भीतर साहस की कमी नहीं है, हमारे भीतर उत्साह की कमी नहीं है, तुम हमें शस्त्र दो। तो हम आज भी शत्रु का मुकाबला करने में उतने ही सक्षम हैं। तुम हमें साहस, हमारे भीतर साहस है, तुम हमें संकल्प दो, तुम हमें शस्त्र दो, तो हम शत्रु पक्ष को पराजित कर देंगे। तो यहाँ द्वितीय खंड तक ये चर्चा चलती है। फिर तृतीय खंड में दिनकर जो भारतीय प्रजा क्षुब्ध हो चुकी थी, जिनके भीतर निराशा, हताशा का भाव जागृत हो चुका था, उनके भीतर जोश का संचार करते हैं, उत्साह का संचार करते हैं, जो एक कवि का मूल कर्तव्य होता है। तो दिनकर उस अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस कविता के तृतीय खंड में भारतीयों के मन में जोश का संचार करते हैं। कहते हैं, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। कि हमारे स्वाभिमान पर, हमारे जाति पर, हमारी भारतीयता पर, हमारे गर्व पर प्रहार किया गया है। मातृभूमि के किरीट होता है मुकुट, मातृभूमि के मुकुट पर ये वार किया गया, आक्रमण किया गया है। तो अब अगर शत्रु पक्ष ने हम पर आक्रमण कर दिया है तो हमें उसका डटकर मुकाबला करना है और यहाँ डरना नहीं है। और जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक बार तो मरना ही मरना है, दोबारा तो उसको मरने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जातीय गर्व की सुरक्षा करने के लिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये बलिदान सार्थक बलिदान कहलाएगा। तो जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। तो इसलिए अपने जन्म को सार्थक करते हुए अपनी जातीय गर्व पर, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए निरंतर प्रहार करिए, शत्रु पक्ष पर आगे बढ़े। तो इस तरह से भारतीयों के मन में जोश का भाव संचार करने के लिए वे कहते हैं। तृतीय खंड में ही वे युवाओं में वीरता और पौरुष का भाव भी जगाते हैं। वे युवा जिनमें अब निराशा का भाव, पश्चाताप का, ग्लानि का भाव आ रहा था, एक उदासीनता का भाव जागृत हो रहा था कि अब तो हमारी यही नियति बन गई है। तो उन युवाओं के मन में फिर वीरता का और पौरुष का भाव जागृत करते हैं। वहाँ वे कहते हैं, बाहों से हम अम्बुदी अगाध थाएंगे, धस जाएगी ये धरा अगर चाहेंगे, तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहाँ कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। कितनी ओजपूर्ण पंक्तियाँ हैं, कितनी जोश से युक्त कविता है, जो कवि के मन के भीतर के भाव को साक्षात उद्घाटित करती है कि हमारे भीतर तो ऐसी सामर्थ्य है, हम इतने सक्षम हैं कि हम तो अगाध अम्बुदी, अम्बुदी होता है सागर, समुद्र, जो कैसे अथाह है, जिसकी कोई था नहीं पाई जा सकती, अगाध सागर को हम अपनी बाहों से थामने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर हम चाहें तो इस धरती को भी नीचे झुका सकते हैं, धस जाएगी ये धरा अगर हम चाहेंगे। और हमारे इंगित पर, इंगित संकेतों, इशारों पर ये तूफान भी ठहर सकता है। तो हम जहाँ कहेंगे मेघ वहीं गहराएंगे, मेघ बादल भी वहीं जा कर के गहरेंगे, वहीं जा कर के उमड़ेंगे। तो हमारे भीतर शक्ति है, हमारे भीतर सामर्थ्य है, युवाओं के मन में वो साहस का भाव है, पौरुष का भाव है,
उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो अगर ये पौरुष भाव जागृत होता है तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि शत्रु हमारे समक्ष टिक सके। तो हम तो तूफान का भी मुंह मोड़ देने वाले हैं, हम तो सागर के लहरों को भी थाम लेने वाले हैं, मेघों की भी गति को परिवर्तित कर देने वाले हैं। तो इस तरह से पूरी राष्ट्रीय चेतना का स्वर उनकी कविता में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओज गुण से युक्त कविता है, क्रांति की चेतना से युक्त कविता है। इसीलिए दिनकर को आग का कवि कहा जाता है, अपने समय का सूरज कहा जाता है। ये इन पंक्तियों को देखकर मित्रों आप स्वयं स्पष्ट समझ जाएंगे। तो अभी इस चर्चा को यहाँ अल्प विराम के लिए रुकते हैं, अगले व्याख्यान में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।